Okay. So, Yes, sir. okay, gentlemen, last time what we did is we were talking about first in this chapter, this is chapter 10 of your textbook, and this is called vapor compression system. Vapor compression system, first of all, we learned about simple vapor compression system, standard vapor compression system, and actual real vapor compression system with pressure losses and with entropy increase in compression process and pressure drop in condensation evaporation equipment. That is called real cycle. Standard cycle is where suction line is suction vapor is taken as saturated vapor, and the discharge from condenser is taken as saturated liquid. Then we have done some modification in this simple vapor compression cycle by adding suction to liquid refrigerant heat exchanger. So after that we have learned a cascade type of cycle, and cascade cycle में होता है कि दो simple vapor compression cycle को combine करते हैं. मकसद ये होता है कि very very low temperature up to -90 -100 डिग्री सेंटीग्रेड हम अचीव कर सके रेफ्रिजरेशन में, और उसके लिए हमें डिफरेंट रेफ्रिजरेंट सेलेक्ट करने पड़ते हैं. तो एक रेफ्रिजरेंट को लोअर साइकिल कहते हैं, दूसरे को अपर साइकिल. लो प्रेशर साइकिल में वेरी वेरी लो टेम्परेचर क्रिएट होता है अप टू -100, क्योंकि उसका रेफ्रिजरेंट बहुत ही वॉलेटाइल होता है. वो -100 पे बॉयल हो जाता है और -50 पे कंडेंस हो जाता है. तो इसलिए हमें एक और हायर साइकिल की जरूरत है जो -50 पे जो है ना एवेपोरेट हो और +50 पे कंडेंस हो. तो इसको हम कहते हैं कैस्केड साइकिल. उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ये कार्नो साइकिल क्या होता है. ये दरअसल कार्नो साइकिल आपने तफसील से पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स 1 में भी और थर्मोडायनामिक्स 2 में भी. कार्नो दो किस्म के कार्नो साइकिल होते हैं, एक कार्नो पावर साइकिल और एक होता है कार्नो रेफ्रिजरेशन साइकिल. इसके प्रॉब्लम भी थर्मो 1 में हमने कराए थे एक एक और पूरी तफसील में, और उसमें COP कैलकुलेट करने का तरीका बताया था. तो COP इस चैप्टर में हमने डिराइव करके दिखाया आपको कि उसकी वैल्यू कार्नो साइकिल COP की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ लो टेम्परेचर हीट सोर्स और एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ हाई टेम्परेचर हीट सिंक पर डिपेंड करता है, और जिसको हम T1 और T2 कहते हैं. तो T1 इज लोअर टेम्परेचर, T2 is the highest temperature, environmental temperature. So T1 upon T2 minus T1 is the COP of refrigeration or COP of cooling. उसके बाद हमने हीट पंप का भी कॉन्सेप्ट दिया था. हीट पंप वो है कि वही रेफ्रिजरेशन मशीन अगर हीटिंग के लिए यूज करें, मकसद अगर हीटिंग करना हो. आपको पता है कि रेफ्रिजरेशन में एक जगह हीट ऐड होती है, दूसरी जगह डिस्चार्ज होती है. हीट एब्जॉर्प्शन और हीट डिस्चार्ज. अगर हीट एब्जॉर्प्शन वाली जगह रूम में हो तो वो रेफ्रिजरेशन मशीन है, और अगर हीट रिजेक्शन वाली जगह रूम में हो जाए तो उसको हम हीटर कहते हैं, हीट पंप कहते हैं. तो हीट पंप की जो कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस है उसको हम COP हीटिंग भी कहते हैं, और उसी को परफॉर्मेंस फैक्टर भी कहते हैं, जो इस फार्मूले में आपके सामने है. और ये उसी तरीके से हमने प्रूव किया TS डायग्राम की मदद से, जियोमेट्री की मदद से, रेक्टेंगल की मदद से. कॉन्सेप्ट ये है कि COP होता है अमाउंट ऑफ कूलिंग divided by work done in the cycle. तो वर्क डन इन द साइकिल नीचे आएगा और अमाउंट ऑफ वर्क. तो रेक्टेंगल की मदद से आप वर्क डन इज वन प्रोसेस 1 2 3 4 1. जब साइकिल कंप्लीट होता है तो उसका जो रेक्टेंगल बनती है, उसका जो एरिया है ज्योमेट्रिकली, वो दैट एरिया ऑन TS डायग्राम, सॉरी TS डायग्राम के अंदर जो एरिया बनता है वो कंप्लीट रेक्टेंगल बनती है. क्योंकि कार्नो साइकिल में हम एज्यूम करते हैं कि कंप्रेशन भी आइसेंट्रोपिक है, एक्सपेंशन भी आइसेंट्रोपिक है, हीट एडिशन आइसोथर्मल है और हीट रिजेक्शन भी आइसोथर्मल है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, और उसमें कोई भी इरिवर्सिबिलिटी नहीं. किसी किस्म की इरिवर्सिबिलिटी ना इंटरनल है ना एक्सटर्नल है. तो आपने थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर 1 में ये पढ़ा था कि चैप्टर 3 में शायद ये पढ़ा था कि इरिवर्सिबिलिटी किस किस्म की, एक होती है इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल, और इन दोनों का जो मजमुआ है उसको हम कहते हैं टोटल इरिवर्सिबिलिटी. तो इसमें इरिवर्सिबिलिटीज कोई नहीं होती, इसलिए टोटली रिवर्सिबल है.
तो इसलिए रेक्टेंगल बनती है, और रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने का तरीका आपको पता है, टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस बनता है। तो उससे हमने ये डिराइव किया ये फार्मूला, और उसमें ये भी प्रूव कर सकते हैं कि जब ये इसके बराबर है तो इसमें 1 ऐड और 1 माइनस करें तो यू विल गेट 1 प्लस टी 1 अपॉन टी 1 अपॉन टी 2 माइनस टी 1। और ये जो फार्मूले का ये हिस्सा है, हीट पंप का फार्मूला है, तो ये जो हिस्सा है ये एक्चुअली सीओपी, ये दरअसल सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन है। तो इसका मतलब सीओपी ऑफ हीटिंग इज इक्वल टू सीओपी इज इक्वल टू 1 प्लस सीओपी ऑफ कूलिंग। तो हीट पंप का सीओपी ये लिखा हुआ अलग से भी, और ये ऊपर फार्मूला है। परफॉर्मेंस फैक्टर का दूसरा नाम है सीओपी ऑफ हीट पंप का दूसरा नाम है परफॉर्मेंस फैक्टर, ईटा विद सबस्क्रिप्ट पी। ये रहा ईटा विद सबस्क्रिप्ट पी। तो अब 1 प्लस सीओपी कूलिंग बन जाता है। तो सीओपी कूलिंग इज यूजफुल कूलिंग डिवाइड बाई नेट वर्क डन। तो इसी तरह सीओपी ऑफ हीटिंग इज इक्वल टू यूजफुल हीटिंग डिवाइड बाई नेट वर्क डन। तो इट्स वेरी सिंपल, एंड ये बार बार रिपीट हो रहा है। आपने थर्मो 1 में भी पढ़ा है, थर्मो 2 में भी पढ़ा है, और आप रेफ्रिजरेशन में तीसरी मरतबा आप पढ़ रहे हैं। तो लिहाजा ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह आ जानी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और इस कॉन्सेप्ट के बगैर आप न थर्मोडायनेमिक्स समझ में आएगी, और थर्मोडायनेमिक्स समझ में नहीं आएगी तो आपको रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग भी समझ में आएगी, क्योंकि इन दोनों का आपस में ताल्लुक है। हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, इन सब का एप्लीकेशन है एक सब्जेक्ट में जिसका नाम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो ये रहा हीट रिजेक्टेड नेटवर्क, ये सीओपी हीटिंग कहलाता है, और इसी को सीओपी हीट पंप भी कहते हैं, और इसी को परफॉर्मेंस फैक्टर ऑफ हीट पंप भी कहते हैं। अब हम कमेंट करेंगे कि अगर ये जो टी, क्योंकि दोनों सीओपी जो है ना, कूलिंग और हीटिंग दोनों कार्नोट साइकिल में सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स और हीट सिंक डिपेंड करता है। तो फिर इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी क्या अहमियत है। कि T1 COP इज फंक्शन ऑफ T1 T2, ये तो हमने ऊपर साबित कर दिया। तो अब अगर हम T2 इंक्रीज करें, व्हाट इज C2 इंक्रीज? T2 का मतलब हाई टेम्परेचर हीट सिंक यानी एनवायरमेंटल टेम्परेचर। अगर एनवायरमेंटल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, गर्मी बढ़ जाए, T2 हाई हो जाए, तो उसका क्या असर होगा? ज़ाहिर है इसको फार्मूले में रखेंगे, T1 अपॉन T2 माइनस T1, तो डिनोमिनेटर की अमाउंट बढ़ जाएगी, तो COP कम होगा। नेचुरली इन्वायरमेंट टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, यानी रेफ्रिजरेशन मशीन की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, इसलिए कि इन्वायरमेंट टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, कंप्रेसर को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो कंप्रेसर वर्क इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से COP डिक्रीज हो जाएगी। तो लेकिन हम कंप्रेसर में जाए बगैर हम सिर्फ फार्मूला देख के बता सकते हैं कि वो T2 इंक्रीज करने से मैथमेटिकली हम ज़बानी बता सकते हैं कि क्या होगा। ये फार्मूला आपके सामने, और ये रहा फार्मूला, T1 अपॉन T2 माइनस T1। T1 लो टेम्परेचर सोर्स टेम्परेचर है, T2 एनवायरमेंटल टेम्परेचर है। T2 अगर हम इंक्रीज कर दें तो डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाएगा, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग तो डिनोमिनेटर कहलाता है। तो नीचे वाला हिस्सा, तो नीचे वाला जो है ये डिवाइड करते वक्त जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ये अगर इंक्रीज हो जाए तो नेट रिजल्ट डिक्रीज हो जाता है, यानी कि COP कूलिंग कम हो जाएगा। तो ये मैथमेटिकली भी आपके सामने और लॉजिकली भी, कॉन्सेप्चुअली भी, कि भाई जब एनवायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेफ्रिजरेशन मशीन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ कि आप एक मंजिला बिल्डिंग की सीढ़ी पे चढ़ना आसान है, और 5 मंजिला बिल्डिंग की सीढ़ी पे चढ़ने में ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। इसी तरह आप चल के देखें, किसी बिल्डिंग में लिफ्ट को इस्तेमाल किए बगैर सिंगल स्टोरी तक जाएं, और फिर सिंगल ग्राउंड से लेकर 5th स्टोरी तक एक ही गो में जाएं, तो आप कुछ सांस फूल जाएगी, आपको पता चलेगा कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है। यही हालत रेफ्रिजरेशन मशीन की होती है कि अगर T2 30 डिग्री है तो बड़ी आसानी से वो अपना काम करेगी मशीन। अगर T2 40-45 कर दें, जो कि आजकल होता है गर्मी में हमारे सिंध में और जनूबी पंजाब में, तो वो फिर जाहिर है एफिशिएंसी उसकी कम, परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, कूलिंग कम देगा। तो इसीलिए T2 बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है, डिपेंड करता है लोकेशन किधर है, ये कौन सा एरिया, या ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी में टेम्परेचर कितना होता है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये इस तरह हम डिस्कस करेंगे कि ये T1 और T2 का क्या असर पड़ता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्चुअली आपको क्लियर होनी चाहिए। ये कोई भी शख्स किसी भी वक्त आपसे
पूछ सकता है इम्तिहान में भी, एमसीक्यूज में भी, और इंटरव्यू के वक्त भी जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। अभी 2 4 6 महीने बाद आपका सारा सब रिजल्ट आ जाएगा और आप जॉब तलाश करेंगे। और अगर वो एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन की कंपनी, तो सबसे पहले इस तरह के सवाल करेगा कि बताइए परफॉर्मेंस फैक्टर का या कूलिंग सीओपी का डेफिनेशन क्या है, और बताइए अगर T2 बढ़ जाए तो क्या होगा और T1 डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा। तो दिस इज हाउ वी डिस्कस दिस। और दूसरी डिस्कशन में दूसरा पॉइंट देखें, इसी डिस्कशन में आगे आ रहा है कि T1 T2 हमने डिस्कस कर दिया। तो यहाँ वो कह रहा है कि T1 T2 कैन बी केप्ट कांस्टेंट इन 2 फेस रीजन ओनली। तो ये है, ये अलग टॉपिक है, नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। नॉन कंप्लायंस का मतलब ये है कि हम आइडियल साइकिल से एक्चुअल साइकिल डिफर क्यों करता है, ये इसको हम कहते हैं नॉन कंप्लायंस। हाँ यार, hello, can you hear me? I got some signals problem. Am I online? Yes, sir. मुझे तो मैसेज आएगी आप कैन नॉट कनेक्ट। मैं ये बताना चाहता था कि ये जो डिस्कशन है कि ये उसका साइकिल है, और इसमें आप देखें T1 T2 इंक्रीज करने से क्या होता है, T2 इंक्रीज करने से COP कम होगा, और T1 डिक्रीज करने से भी COP कम होगा, क्योंकि T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 है। तो T1 न्यूमरेटर डिक्रीज होगा, COP डिक्रीज होगा। न्यूमरेटर हाई होगा तो COP बढ़ेगा, यानी कि न्यूमरेटर में T1 है, तो T1 अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि रेफ्रिजरेशन को कम कूलिंग करनी पड़, यानी कम टेम्परेचर पे आप कूलिंग कर रहे हैं, ज़्यादा डीप नहीं कर रहे। तो वो जो नॉर्मल रेफ्रिजरेशन होती है वो +6 डिग्री तक होती है, जहाँ आप सब्जी वगैरह स्टोर करते हैं, और जहाँ गोश्त वगैरह फ्रीज करते हैं उसके -12 होती है। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर्स हैं रेफ्रिजरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसी को हम कहेंगे नहीं हमें तो कोरोना वैक्सीन स्टोर करनी है, और उनका कहना है कि ये -80 पे स्टोर करें, तो ये लेबॉर्ट्री में हो सकता है, और ये वो स्पेशल रेफ्रिजरेटर होगा तो -80। तो -80 पे कूल करने वाले रेफ्रिजरेटर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, बजाय इसके कि वो सिर्फ +0 या +0 यानी कि +6 या 0 या -6 तक कूलिंग करे। तो इसलिए T1 इंक्रीज करने से परफॉर्मेंस बढ़ेगी रेफ्रिजरेटर की, और T1 डिक्रीज करने से, ज़्यादा डीप कूलिंग से, ज़्यादा डीप फ्रीजिंग से उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी। इसलिए डीप फ्रीजर्स जितने भी हैं, जब हम खासकर ये ईद उल अजहा के मौके पे हम गोश्त वोश्त स्टोर करते हैं, डीप फ्रीजर ऑन करते हैं, तो डीप फ्रीजर की परफॉर्मेंस बहुत कम होती है। वो ज़्यादा बिजली का, परफॉर्मेंस कम होने का मतलब वर्क डन, यानी कि वर्क इनपुट ज़्यादा देना पड़ता है पर यूनिट कूलिंग। तो 1 किलोवाट कूलिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा वर्क इनपुट करना पड़ता है, तो आपको बिजली का बिल एकदम
बहुत ज़्यादा आएगा, सिर्फ और सिर्फ डीप फ्रीजर की वजह से। उसकी वजह ये कि लो टेम्परेचर पे आप उसको फ्रीज करते हैं मीट को, तो उसमें टेम्परेचर अगर माइनस, वो जो कुल्फी वाला आइसक्रीम वाला जो फ्रीजर होता है उसका तो बहुत ही लो टेम्परेचर होता है, -30 तक होता है। तो वो अगर -12 हो, -6 हो, घर के फ्रिज में रख के रखें फ्रीजर में, तो वो जो है ना वो पिघलना शुरू हो जाती है आइसक्रीम, उसका मज़ा वो नहीं होता। तो इसलिए डीप फ्रीजर में परफॉर्मेंस COP कम होगी, इसलिए कि T1 इज लो। तो ये इस मैथमेटिक्स से भी आपको जाहिर हो गया और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको एक्सपीरियंस इसका है। अब हम ये चीज़ एक इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। आपके सामने जो है TS डायग्राम पे वेपर कंप्रेशन सिस्टम दिखाया गया, और बीच में आप देख रहे हैं कि ये, अगर हम यहाँ तक इसको देखें, ये तो रेक्टेंगल है, यहाँ तक तो कार्नो साइकिल, अगर ये कार्नो साइकिल होता तो ये हम ये ड्रॉ करते। लेकिन वेपर कंप्रेशन में होता है कि सैचुरेटेड वेपर लेके जब आप उसको कंप्रेस करते हैं हाई प्रेशर तक, जो प्रेशर रिक्वायर्ड है, जो उसका सैचुरेशन प्रेशर है कंडेंसर में, तो वो इधर आएगा 0.2, क्योंकि प्रेशर लाइन यूं ऊपर जा रही वर्टिकली। आइसेंट्रोपिकली आप कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेसर एज्यूम करें कि आइडियल है, लेकिन सैचुरेटेड वेपर को जब वो कंप्रेस करेगा प्रेशर P2 पर, यानी कंडेंसर के प्रेशर पर, तो इट विल कम हियर। सो इसका मतलब ये कि ये सुपर हीट करेगा वेपर को, और जब सुपर हीट करेगा तो आपके पास ये रेक्टेंगल नहीं बनेगी, ये रेक्टेंगल के ऊपर एक ये ट्रायंगुलर पार्ट भी बनेगा। तो इसको हम कहते हैं सुपर हीट हॉर्न, यानी सींग का नाम दिया गया इसको। जानवर का सींग होता है, सींग बाहर निकला हुआ है, रेक्टेंगल के ऊपर एक सींग निकला हुआ है, एक ट्रायंगुलर पार्ट है जो रेड कलर मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो इसको सुपर हीट हॉर्न कहते हैं, इसलिए कि सैचुरेटेड तो ऑलरेडी था जब वो कंप्रेसर में एंटर हो रहा था। जब उसने उसके ऊपर वर्क किया गया, तो उसके ऊपर वर्क किया गया, हालांकि आइसेंट्रोपिकली फ्रिक्शन एब्सेंट है, लेकिन वर्क इनपुट की वजह से उसकी एनर्जी यानी एंथैल्पी इंक्रीज हुई, और वो ऊपर जाकर सुपर हीट रीजन में पहुंच गया। तो इसकी वजह से ये साइकिल अब आइडियल नहीं रहा, और जब इसको कूल करेंगे, डी सुपर हीट करेंगे, तो ये वाला पोर्शन जो है इतना काम कंप्रेसर को ज्यादा करना पड़ा, ये रेड कलर का जो पोर्शन है आइडियल के मुकाबले में। आइडियल होता है तो हम यहाँ से कंप्रेस करके इधर ले जाते। आइडियल में तो वेपर और लिक्विड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वो गैस है, वेपर है, लिक्विड है, वो तो एक आइडियल है। तो आइडियल चीज यानी कि उसका रेफ्रिजरेंट से कोई ताल्लुक नहीं कि कौन सा रेफ्रिजरेंट या उसका स्टेट क्या है, वो किस फेस में है। तो 1 2 3 4 जो है ये फर्क है एक्चुअल साइकिल का और कार्नो साइकिल का। एक्चुअल रेफ्रिजरेशन साइकिल इज जस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ कार्नो साइकिल, दैट्स वाई इसलिए कहते हैं कि कार्नो साइकिल की परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होती है, एक्चुअल साइकिल की उससे कम होती है। तो ये वही डायग्राम है, आप किसी दूसरे तरीके से ड्रा की, यानी वो रेड पेंट हमने निकाल दिया, और ये 1 2 3 4 1 ये वो प्रोसेस है जो वेपर कंप्रेशन का है। और आप देख रहे हैं कि ये रेक्टेंगल नहीं है। अगर ये होता 1 2 और फिर उसको यहाँ टर्न करके हॉरिजॉन्टली 3 पे आ जाता 4 1, तो एक रेक्टेंगल बनती, तो ये कार्नो साइकिल होता। लेकिन एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल कार्नो साइकिल नहीं होता, उससे डिफरेंट होता है। उसका आप देखें, वर्क डन इज एरिया इनक्लोज्ड बाई दिस साइकिल 1 2 3 4। तो आप बताइए ये रेक्टेंगल का एरिया जाहिर है कम है इस 1 2 3 4 के एरिया से, क्योंकि वो ऊपर जो अलग से ट्रायंगुलर पार्ट है वो एक्स्ट्रा है। तो वर्क डन इन एक्चुअल साइकिल इज मोर देन वर्क डन इन कार्नो साइकिल, इसलिए उसकी परफॉर्मेंस भी कार्नो साइकिल से कम होगी। तो इस तरह ये टॉपिक जो है ना हम यहाँ ख़त्म करते हैं, और उसके बाद जनाब हम कोई सवाल है तो आप कर लें, क्योंकि बस अभी तकरीबन 2 ढाई मिनट और हैं, चलेगा। तो उसके बाद दूसरे लेक्चर में हम टॉपिक चेंज करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे वेपर वेपर जो है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। एनी क्वेश्चन प्लीज? No, thanks, sir.
अच्छा, तो फिर अभी जो है ना तकरीबन 12 बजने वाले हैं, नहीं सॉरी 1 बजने वाला है, 12:59 हो गए मेरे घड़ी में, तो 12:59 या ऑलमोस्ट 1 o'clock। तो 15 मिनट का 10 मिनट 15 मिनट का वक्फा करते हैं, 1:15 इंशाल्लाह फिर आ जाए। ठीक है, ठीक है भाई। ओके सर। हाँ, मैं आपको मैसेज भेज दूंगा। यस सर।